तो अब हमने अब तक वेक्टर्स हम कर लिया है, हमने डिफरेंट चार्ज पार्टिकल के कारण किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल पे जो जितने फोर्सेस लग रहे थे उनके बारे में स्टडी कर लिया है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिकल फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि जब हमने देखा कि किसी भी फोर्स, कूलम्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट जो आया वो हमने देखा कि क्या है, वो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये आर कैप वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो हम ये देख सकते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो जो बाहर चार्ज पार्टिकल लग रहा है उसके प्रोपोर्शनल और इसके प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इस दूसरे Q1 या Q2 किसी एक चार्ज पार्टिकल की वजह से, अगर हम इस पार्टिकल की वजह से हर पॉइंट पे निकालना चाहें कि इस पॉइंट पर n नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ पर n1 नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ पर n2 नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, तो हमें हर बार बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है इस फोर्स को निकालने के लिए। तो हमने क्या किया कि हमने इस चार्ज पार्टिकल की वजह से हर पॉइंट पर यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया। यानी हमने किसी एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से डिफरेंट पॉइंट्स पर जो एक यूनिट चार्ज था उस पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया, और उस फोर्स को हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर दी, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? E जो है वो हमें सिंपली मिला कि हमने इस E वेक्टर को इसीलिए डिफाइन किया कि हम E वेक्टर को किसी भी जो ये सोर्स चार्ज पार्टिकल है, इस सोर्स चार्ज पार्टिकल की वजह से पूरे स्पेस में जितनी जगह भी फोर्स लग रहा होगा उसकी मैग्नीट्यूड को निकाला, और उन यूनिट चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को E वेक्टर डिफाइन कर दिया। तो E वेक्टर बेसिकली क्या हुआ, अगर मान लो हमने कहीं से हमने इस सोर्स चार्ज पार्टिकल Q की वजह से किसी डिफरेंट चार्ज जो कि हमारा टेस्ट चार्ज था इस Q पर फोर्स निकाला, ठीक है, हमने इस FQQ को निकाल लिया, तो हमारा FQQ क्या आया, KQ इंटू Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हमने इस FQQ को इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, यानी FQQ को हमने स्मॉल q से डिवाइड कर दिया, टेस्ट चार्ज पार्टिकल से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गया कि हमें यहाँ पर कोई यूनिट चार्ज पार्टिकल, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा होता तो उस पर कितना फोर्स लगता। तो हमने इस क्वांटिटी को डिफाइन किया कि क्या है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमारा जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है ये कितना अफेक्ट कर रहा है। अगर मान लो हमने अपना जो हमारा सोर्स चार्ज पार्टिकल है वो उसका मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के कंपेरेबल हो गया, तो क्या होगा कि इस स्पेस में जितना फोर्स ये लगा रहा होगा इसकी फील्ड होगी, ये अपने इंट्रैक्शन से सबको अफेक्ट कर रहा होगा। सिमिलरली ये चार्ज पार्टिकल भी अपने इंट्रैक्शन से सबको अफेक्ट कर रहा होगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्वांटिटी है जब हम फोर्स ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज पार्टिकल निकालते हैं व्हेन Q लिमिट Q इज टेंडिंग टू 0, यानी Q जो है वो कैपिटल Q के कंपेयर में बहुत ही छोटी होनी चाहिए। हमने ये डेफिनेशन दी इलेक्ट्रिक फील्ड की कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम तब डिफाइन करेंगे जब हमारा जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है वो हमारे सोर्स चार्ज पार्टिकल से बहुत ही कम हो, हमारा टेस्ट चार्ज पार्टिकल सोर्स चार्ज पार्टिकल को अफेक्ट ना कर रहा हो। अब हमें देखो किसी भी चार्ज पार्टिकल के वजह से अगर मान लो हमें फोर्स निकालना हुआ या हमें किसी सिस्टम का फोर्स निकालना हुआ तो ये काम हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। हम सिंपली क्या करेंगे, किसी भी फोर्स, किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से मान लो हमारे पास ये है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, हमने इसकी वजह से स्पेस में निकाल लिया ये क्या है, मान लो हमने किसी भी डायरेक्शन r में r डिस्टेंस पे हमने ये जो पॉइंट्स थे इन सब पे निकाला कि इन सब पे कितना फोर्स लग रहा है, और इस पे यूनिट चार्ज के लिए हमने फोर्स निकाल लिया। तो यूनिट चार्ज के लिए हमारा जो फोर्स आएगा और हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, K, इसका चार्ज अगर कैपिटल Q है तो KQ बाई आर स्क्वायर। अब हमने इस KQ बाई आर स्क्वायर से हम
इस स्फेयर पर, मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये एक 3D प्लेन है, तो इस स्फेयर पर जितने भी पॉइंट्स थे, हमें उस पर किसी भी पॉइंट पे किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखा और उस पर फोर्स निकालना हुआ, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, हमें E इंटू जो हमारा वो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है E इंटू स्मॉल क्यू कर देना होगा और हमें F ऑन दिस स्मॉल क्यू मिल जाएगा ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल। अब सिमिलरली जैसे हमने अभी फोर्स निकालने के लिए हमने जब कूलम्स लॉ को डिफाइन किया था, तो हमने देखा था कि कूलम्स लॉ पे किसी एक चार्ज पार्टिकल की वजह से दूसरे पर जितना फोर्स लग रहा था हमने उसको कैलकुलेट कर लिया था। सिमिलरली अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है और हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वेक्टोरियल सम हम आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास अगर ये चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव का है, मान लो ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, और हमें इस पॉइंट पर देखना है, तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से कुछ फील्ड आ रही होगी E1, इसकी वजह से जो फील्ड आ रही होगी E1, इस चार्ज पार्टिकल की वजह से फील्ड आ रही होगी E2, और हमारे इस नेगेटिव की वजह से कुछ फील्ड आ रही होगी E3। हम इन तीनों का सिंपली वेक्टर सम करके E नेट भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं कि E नेट विल बी इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। सिमिलरली अगर n चार्जेस का कोई सिस्टम है तो हम उसके लिए इसको अप टू n तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हमारे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया। और हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ने हमें क्या बताया कि किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे किस डायरेक्शन में और कितना फोर्स लग रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड को आसानी से बता देता है। तो अब हमने कुछ डिफाइन किया, एक वेक्टर डिफाइन किया जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो वेक्टर हैं जो कि किसी भी सोर्स चार्ज पार्टिकल की वजह से किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल जो हमारा सोर्स चार्ज पार्टिकल है उसकी वजह से लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को हमने नाम दिया कि वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो अगर मान लो हमारे पास कोई सोर्स चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए हमने कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव लाया, तो ये हमेशा इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर मान लो हमने यहाँ पे अपना टेस्ट चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव रखा, तो ये हमेशा क्या करेगा, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है इससे रिपेल करेगा इसको। तो यानी इसकी जो हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो ये होगी। अगर हमने यहाँ पे रखा होता तो इन पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच कैसा फोर्स लगता, यहाँ पे लगता। तो ये जो लाइंस हुई, ये जो डायरेक्शन हर पोजीशन पे, हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, इसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है निकलती हुई, यानी यहाँ से प्रोड्यूस होती हुई मालूम पड़ती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से निकल रही हैं, ये इमर्जिंग रेज होती हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो क्या होगा, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और हमने इसके फील्ड में कोई यहाँ पर अपना पॉजिटिव टेस्ट पार्टिकल रखा, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पर फोर्स इस तरह लगेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे होता तो इस पर फोर्स इस साइड लगता, ये अगर यहाँ पे होता तो इस पर फोर्स इस साइड लगता, यहाँ पे होता तो इस पर फोर्स इस साइड लगता। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से निकलती हुई मालूम पड़ती हैं और हमेशा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे ख़त्म होती या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में घुसती हुई मालूम पड़ती हैं। ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। अब ऐसा क्यों होता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी किसी को कट नहीं करती होंगी। लेट्स से कि दिस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और इसकी वजह से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई ये, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि कहीं से मान लो यहाँ से प्रोड्यूस हुई और ये ऐसे चली गई। ठीक, तो इस पॉइंट पर जहाँ पर उन्होंने कट किया, इस पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, यानी एक डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे फोर्स लग रहा है और एक डायरेक्शन में फोर्स यहाँ लग रहा है। लेकिन अगर हम कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो हमेशा किसी भी फील्ड में उस पर जो नेट फोर्स है वो एक डायरेक्शन में लगना चाहिए। यानी एक्चुअली क्या होना चाहिए था कि इन दोनों का रिजोल्यूशन हो जाता और यहाँ पर कहीं पे हमें बीच में एक नेट फोर्स मिलता जो कि हमारे ई की डायरेक्शन को, ई की नेट डायरेक्शन को, ई नेट की डायरेक्शन को बता रहा होता।
तो हम कभी भी कंपोनेंट्स में काम नहीं करेंगे, हम नेट फोर्स की डायरेक्शन में काम करेंगे, और इसीलिए हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई मालूम पड़ती हैं और नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म होती हुई मालूम पड़ती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। लेट्स से कि दिस इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो निकलती हुई मालूम होंगी। अगर कोई हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ से यहाँ पे हमें जाती हुई मालूम पड़ेंगी कि सारी जो लाइंस हैं वो इसमें जा रही हैं। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज पास पास रखे हुए हैं, सपोज यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में ही एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लग गया, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ की होगी, जो इन दोनों के बीच की होगी, यहाँ से जाती हुई मालूम पड़ेगी और यहाँ से वो यहाँ पे घुसती हुई मालूम पड़ेगी। सिमिलरली जो यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से जो लाइन जाएगी वो यहाँ से निकलेगी, और लेट्स से कि वो यहाँ से निकली और यहाँ चली गई। सिमिलरली इन्फिनिटी से कोई लाइन आई और यहाँ पे चली गई, दूसरी लाइन आई और यहाँ पे चली गई, तीसरी लाइन आई और यहाँ पे, और जो इसके जस्ट अपोजिट की लाइन होगी वो एक क्लोज लूप बनाएगी बिटवीन दीज टू चार्जेस, जो कि इन्फिनिटी पे हम मान सकते हैं कि वो दो लाइंस इन्फिनिटी पे मिलती हैं। यानी यहाँ से एक लाइन जो प्रोड्यूस हुई, यहाँ से ढेर सारी लाइंस प्रोड्यूस होंगी, ये इस डायरेक्शन में चली गई, ये यहाँ पे चली गई, ये यहाँ पे चली गई, ये यहाँ पे चली गई, यहाँ से सारी लाइंस इमर्जिंग मालूम हो रही हैं, और यहाँ पे सारी लाइंस हमें ख़त्म होती मालूम होंगी कि ये सारी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के अंदर जा रही हैं। तो जो ये लाइन हुई, जो यहाँ से बिल्कुल इन दोनों के लाइन ऑफ ज्वाइनिंग लाइन के जस्ट अपोजिट है, उसको हमें ये पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और नेगेटिव चार्ज पर इन्फिनिटी के थ्रू एक क्लोज लूप बना करके आ रही है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस का सिस्टम होता, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे लाइंस कैसे जाती? तो यहाँ पे लाइंस से जाती कि हम समझ सकते हैं कि अगर मान लो दोनों बराबर होते तो दोनों के बीच यहाँ से लाइन निकलती, यहाँ से लाइन निकलती, और फिर यहाँ पे कहीं होगा कि ये फोर्स ऑफ लाइन यहाँ से बेंड हो जाएंगी। मतलब ये एक दूसरे को कभी इंडिविजुअली कट नहीं करेंगी और एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हमेशा बेंड हो जाएंगी। क्योंकि अगर यहाँ पे हम किसी फोर्स की, यहाँ पे हम किसी पार्टिकल का, अगर मान लो ये दोनों बराबर हैं, ये भी Q1 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव Q1 है, तो इन दोनों के मिड पॉइंट पर अगर हम कोई पार्टिकल रखेंगे तो उस पर जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा उतना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा किसी भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी उस पॉइंट पर फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर यहाँ पे फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, उसकी डायरेक्शन तो कुछ है नहीं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी।